गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने खिलजी वंश को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हमने पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ लिया है। और हमने आपको बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों के थ्रू या अपने कुछ साथियों के कहने पर जो है हत्या करा देता है उसकी। और फिर आपको हम बता दें कि अब राजा कौन बनेगा, तो अब राजा बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि ये कहाँ से आया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई शासक था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैलाया था। आप देखिए इतना बड़ा शासन बनाया। यदि मैं भारत के नक्शे को ऐसे आइडेंटिफाई करूं तो ये अफगानिस्तान वाला एरिया और इतने एरिया में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था। तो अपने साम्राज्य को सबसे ज़्यादा फैलाने का यदि किसी ने प्रयास किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी के हम टाइम पीरियड की यदि बात करें तो शॉर्टकट में एक ही लिख दिया है, आप समझ जाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी को दर्शा रहे हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316 तक। ये वंश जो रहता है इसमें सबसे ज़्यादा शासन किसी ने किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा किसी ने शासन नहीं किया, या मैं कहूँ अलाउद्दीन खिलजी के बाद 4 साल तक शासन और किया इस वंश ने, फिर ये समाप्त हो गया। तो आप समझिए 4 साल कोई और शासन करेगा तो मतलब 1320 में ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। और इससे पहले जो है 6 साल तक और शासन किया किसने, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मतलब 1290 में इस वंश की नींव रखी गई। 6 साल तक राज किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 96 से लेकर 1316 तक राजा रहता है। तो मैं आपसे कहूँ अलाउद्दीन खिलजी के हम टाइम पीरियड की बात करें तो 20 साल तक तकरीबन इसने शासन किया, क्योंकि 96 में ये राजा बनता है और 1316 तक रहता है। और इस वंश ने 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा। और उसके बाद एक नया वंश आएगा जिसको हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन की नाम की बात की जाए तो अली गुरसापे इसका प्राचीन नाम है, या हम कहें कि इसका बचपन का नाम है, या वास्तविक नाम क्या है अलाउद्दीन खिलजी का, तो अली गुरसापे है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आपको बता दूँ इसके फादर की अगर बात की जाए तो फादर का नाम है शहाबुद्दीन खिलजी। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे। शहाबुद्दीन खिलजी इसके फादर का नाम है और इसका बचपन का नाम अली गुरसापे है। अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, साम्राज्य की हमने बात की तो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक इसने अपने शासन को फैलाया है। इसकी लाइफ को जो हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी मिलेगी हमें जो कहीं ना कहीं जो है एक हंसी के तौर पर भी समझ में आएंगी या एक सीरियस भी हम उसको समझेंगे। तो अभी इसके फादर का नाम है शहाबुद्दीन खिलजी। और हम बात करें इसकी पत्नियों की तो इनकी पत्नियों की तो कोई पता ही नहीं कितनी इनकी पत्नियां हैं। तो कुछ इतिहासकार इनकी 4 पत्नियों का जिक्र अपनी किताब में करते हैं। तो उसमें से हम बात करें इनकी पत्नियों को लेकर तो इनकी पत्नियां एक महारू और मलिका जहां। एक है महारू और दूसरी है मलिका जहां। और ये मलिका जहां जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी है मलिका जहां। और इसके बाद एक और है कमला देवी। कमला देवी के बारे में हम समझेंगे ये कौन है कमला देवी। और एक है आपकी एक और रानी है जिनको हम
जात्यपाली के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो इसकी रानियां हैं, ये हम कहें कि ये मलिका जो अलाउद्दीन खिलजी की हैं, इन दोनों रानियों का संबंध जो है हिंदू राजा से है, या हम कहें कि गुजरात का जो राजा था, गुजरात के राजा की पत्नी थी कमला देवी, बाद में इसको जीत लिया और इसने शादी कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से। और जात्यपाली की अगर हम बात करें तो ये जो है देवगिरी के राजा रतन देव की पुत्री हैं, और इसने रतन देव ने अपनी मर्जी के साथ अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया है। और इनकी ही संतान बाद में सुल्तान के पद तक पहुँचेगी, और जो कि योग्य नहीं होती किसी भी कारणवश, और खिलजी वंश का जो है समापन हो जाता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। इसके औलादों को लेकर हम बात करें कि इसके बच्चे कितने हैं, तो इनके 4 बच्चों का जिक्र इतिहास में देखने को मिलता है, जिसमें से एक है मुबारक खिलजी, और मुबारक खिलजी ही आने वाले टाइम में आगे राजा बनेगा, और तकरीबन जो है ये 1316 से लेकर 1320 तक राजा रहता है। और बाद में इसके ये वंश खत्म हो जाता है, और इसके बच्चों की हम बात करें तो एक का नाम है खिज़्र खान, एक का सादी खान, और एक का है शहाबुद्दीन उमर। तो शहाबुद्दीन उमर की हम बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन उमर पुत्र है जात्यपाली का, और यही राजा बनता है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद। लेकिन कुछ दंड बना दिया जाता है या एक षड्यंत्र रचा जाता है, तो बाद में शहाबुद्दीन को हटाकर मुबारक खिलजी राजा बन जाता है। और इसके एक और बेटे की हम बात करें तो खिज़्र खां का नाम खूब देखा जाता है। इसी के नाम से एक शहर का नाम रखा गया खिज़्राबाद, और जो कि पहले चित्तौड़ के नाम से फेमस था, या रणथंभौर के नाम से फेमस था। चित्तौड़ नहीं, रणथंभौर है, उसको बाद में नाम बदलकर खिज़्र खां कर दिया, या खिज़राबाद नाम से जाने लगा। तो ये इसकी हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके जन्म की यदि बात की जाए तो 1266 या 67 में इतिहासकारों ने माना है। या तो इसका जन्म 1266 में हुआ है या 67 में हुआ है। 49 साल तक इसकी लाइफ रही, और उसके बाद में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इसके निधन को लेकर, इसकी मृत्यु को लेकर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको त्वचा रोग हो गया इसलिए इसकी मृत्यु हो गई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके हृदय में कुछ परेशानी आ गई जिससे जो है इसकी मौत हो जाती है। इसके धर्म को लेकर बात की जाए तो आपको पता होगा कि इसका धर्म इस्लाम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है कि ये इस्लाम में किस धर्म को या किस शाखा को मानने वाला व्यक्ति था। जैसे इस्लाम धर्म दुनिया में फैला हुआ है तो उसकी 2 शाखाएं हैं, एक है शिया और दूसरी सुन्नी है। तो ये सुन्नी शाखा का मानने वाला राजा था। हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म में किस जो है शाखा से अपना ताल्लुक़ रखता था, तो ये सुन्नी शाखा से ताल्लुक़ रखता था, ये शिया नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा, और सबसे ज़्यादा एरिया में इसने अपने शासन को फैलाया। और इसका जो पुत्र है मुबारक खिलजी, ये राजा बनता है। और कहीं कहीं इसकी एक पुत्री है फिरोजा, उसकी मोहब्बत की कहानी खूब देखी जाती है, और वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको लेकर हम अभियानों में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता दें कि इसने जो उपाधि धारण की है उसकी उपाधि थी सिकंदर-ए-सहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाधि ली उस उपाधि का नाम है सिकंदर-ए-सहानी। क्या है इसका मतलब, तो हम आपको बता दें ये उपाधि भी पूछी गई है कि भारत में ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसने सिकंदर-ए-सहानी की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसका मतलब है कि विश्व विजेता, या मैं कहूँ कि दुनिया का दूसरा सिकंदर। एक सिकंदर पहले आया था जिसको हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, जो कि इंडिया में आने की उसने कोशिश की, लेकिन इंडिया के राजाओं ने उससे युद्ध किया जिसमें पोखरण का नाम देखा जाता है। तो वो सिकंदर एक फर्स्ट था जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया था, और दूसरा इसने कहा कि मैं फतेह करूंगा, तो इसने कहा कि मैं सिकंदर हूँ, या द्वितीय सिकंदर इसे कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर के नाम से इसको जाना जाता है, या हम कहें भारत का सिकंदर के नाम से भी इसे
जाना जाता है। भारत का सिकंदर किसको माना जाता है या किसको जाना जाता है इस नाम से, तो अलाउद्दीन खिलजी को इस नाम से जाना जाता है। और हम बता दें आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी सेना को वेतन भी देना स्टार्ट किया, या इससे पहले जो वेतन दिया जाता था तो उनको वेतन के बदले में ज़मीन दी जाती थी या कुछ और चीज़ें उनको वस्तु प्रोवाइड कराई जाती थी, लेकिन इसने अपने टाइम में आते ही जो है पैसा देना या वेतन देना स्टार्ट कर दिया। और हम बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ का विद्वान कौन था। तो विद्वानों को लेकर क्वेश्चन बनता है तो आप ये भी समझ लेंगे। और एक ऐसा विद्वान है जो कि बलबन से पहले चला आ रहा है, जिसको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, और वही अमीर खुसरो इसके टाइम पीरियड में भी देखा जाएगा और वो न जाने कब तक और रहने वाला है। तो एक तो आप नाम याद ही कर लेंगे, जिसका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अधिकांश बातें जो उसके टाइम में की गई, जो युद्ध किए गए, जो अभियान किए गए, उनको अपनी आंखों से देखा है, ये वहाँ मौजूद रहा और इसने अपना तर्क भी दिया है अमीर खुसरो ने। और दूसरा है हसन दहलवी। हसन दहलवी, ये दो इसके टाइम पर विद्वान थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में विद्वानों के नाम क्या थे, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया है। इसके राज्याभिषेक की बात की जाए तो कब इसने राज्याभिषेक किया अपना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक की अगर बात की जाए तो 1296 में किया। और कहाँ किया था, लाल महल में किया। लाल महल कहाँ स्थित है, लाल महल स्थित है आपका दिल्ली में। और ये महल किसने बनवाया था, ये किसका महल था, तो लाल महल बलबन का महल था। बलबन के महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करने के बाद गद्दी पर बैठा और अपने शासन को बहुत ऊपर तक ले जाने का काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने एक काम अपने शासन में ऐसा किया कि इसने अपने शासन में जुए पर पाबंदी लगा दी, जुए को बिल्कुल रोक दिया। और मादक पदार्थ, जितने भी नशीले पदार्थ थे, या मैं कहूँ दारू जो थी या शराब जो थी, जिसको बिल्कुल बैन कर दिया था। मादक पदार्थ की बात हो रही है, जुए की बात हो रही है, जुआ बिल्कुल बैन कर दिया इसने। भांग इसने ख़त्म कर दी कि मेरे शासन में या मेरे साम्राज्य में दिल्ली के अंदर ना कोई इसकी बिक्री करेगा और ना ही इसकी कोई पैदावार करेगा। तो इससे पहले बलबन ने भी ऐसा ही किया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक समझने के लिए हमने इसको देखा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में यदि हिंदू सेनाओं को रखना किसी ने स्टार्ट किया या हिंदुओं को ऊंचे पद पर रखना स्टार्ट किया, तो वो खिलजियों ने ही किया, या खिलजी वंश ने ही हिंदुओं को अच्छी जगह दी या अच्छी पोस्ट दी। इससे पहले जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड था, तो वहाँ इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ देखने को नहीं मिलती हैं। और उससे पहले हम देखें, मोहम्मद गौरी की हम बात करें या और दीगर राजाओं की बात करें, तो ऐसा नहीं देखा जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने या खिलजियों ने इनको अच्छी जो है पोस्टें दी या काबिलियत के आधार पर रखा। एक बात और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को इस्लामिक तरीके से नहीं चलाया। ये इस्लाम का मानने वाला था, मुसलमान था ये, लेकिन ये इसने कहा कि जो मेरी प्रजा के लिए या जो मेरी आवाम के लिए, मेरे दिल्ली के लिए या दिल्ली सल्तनत के लिए जो बेहतर होगा, मैं वैसे शासन करूंगा। मतलब मौलवियों की बातों को ज़्यादा तर्क नहीं दिया या ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसने अपने तरीके से शासन को चलाया और कहा कि जो चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी वही देखी जाएगी। और अलाउद्दीन खिलजी योग्य भी था, साहसी भी था, और अपने शासन को इसने इतना बढ़ाया। इसको सिकंदर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसने इंडिया के अधिकांश एरिया पर कब्जा किया। इंडिया नाम तो अब आया, उस टाइम पर भारत था इंडिया का नाम, तो भारत के अधिकांश एरिया पर अपना कब्जा किया और बहुत सारी चीज़ों को फतेह किया। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक योग्य शासक माना जाता है। और इसने जो है, इसके दो प्रमुख सेनापति थे, एक उलूग खां था, एक नुसरत खां था।
इसके दो मुख्य सेनापति थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापतियों के नाम बताइए, तो या तो एक का पूछेगा तो ऑप्शन में एक होगा, यदि दो की पूछे तो दो के नाम आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक का नाम है उलूग खां, जिसको उलूग खां के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों ने इसकी सल्तनत को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास किया, और इसी में से एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसको हम किन्नर कहते हैं या अमूमन भाषा में हिजड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी हम बात करें तो उसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक काफूर को कितनी दीनार में खरीदा गया, तो मलिक काफूर को 1000 दीनार में 1000 स्वर्ण दीनार में, सोने की दीनार में खरीदा गया है। किसको? मलिक काफूर को 1000 दीनार में। और यहीं से इसका नाम दीनारी भी 1000 दीनारी नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको 1000 दीनार में खरीदा गया। तो मलिक काफूर का दूसरा नाम हजारी दीनार के नाम से इसको जाना जाता है। और मलिक काफूर, उलूग खां, नुसरत खां, इन तीनों ने इसकी सेना को बढ़ाने में बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए। मलिक काफूर ने ही साउथ पर फतेह की या दक्षिण को फतेह किया। किसकी मदद से की? मलिक काफूर की मदद से की। जब हम इसके अभियान के बारे में आपको बताएंगे कि इसने कहाँ अभियान किए, तो हम चीज़ों को खोल कर बताएंगे, और किस जगह कौन ने अभियान करने के लिए गया, उलूग खां ने किया या नुसरत खां ने किया, मलिक काफूर ने कितना योगदान अपना इसके अभियानों को दिया, ये सारी बात हम देखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी इन 3 लोगों को देखकर ये कहता है कि ये 3 लोग यदि मेरा साथ दें तो मैं एक अलग धर्म की स्थापना कर दूंगा। जी हाँ, इसने कहा कि अगर ये 3 लोग या 1-2 लोग उसके और खास थे, ये मेरा साथ देंगे तो मैं एक नए धर्म की शुरुआत करूंगा। जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, वो चला नहीं, माना नहीं, वो अलग बात थी, लेकिन इसको ये लगने लगा कि मैं इतना योग्य शासक हूँ, मैं इतने अच्छे से शासन कर रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत को मैंने इतनी ऊंचाइयों तक ले गया हूँ, अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत में अपना आधिपत्य जमाया। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण को फतेह किया, या हम कहें कि दक्षिण में फतेह की, तो दक्षिण में एक एरिया है चंदेरी, चंदेरी को फतेह किया, देवगिरी को फतेह किया। ये जो है एरिया सबसे पहले किसने फतेह किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह किए। और किसकी मदद से किए? मलिक काफूर की मदद से फतेह किए हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे देवगिरी की, देवगिरी को फतेह किया गया। बताएंगे हम कि देवगिरी में क्या हुआ, क्या रीज़न रहे और किस वजह से फतेह किया गया, या अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसका क्या अफेयर था गुजरात के राजा के साथ। तो ये सारी कहानी हम जब देखेंगे। और एक बात और मैं इसको लेकर इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, क्योंकि मलिक काफूर को मैंने फर्स्ट पार्ट में खोल दिया है, तो मलिक काफूर को ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। जब ये तेलंगाना में अभियान करने के लिए गया तो वहाँ के राजा रुद्र प्रताप II ने अपनी जान बचाने के बदले में मलिक काफूर को एक खुद की बनी हुई सोने की मूर्ति और एक जंजीर डाली सोने की, जिसको हम चैन कहते हैं, सोने की चैन एक डाली और कोहिनूर हीरा भेंट में दिया कि मेरी जान को बख्श दिया जाए। तो कोहिनूर हीरो के लेकर बात हो रही है। तो कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा की खान तेलंगाना से प्राप्त हुआ है। इस बात को आप याद कर लेना। गोलकुंडा की खान से ये कहाँ है? तेलंगाना में है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश में आती थी। आंध्र प्रदेश टूट कर 2 भागों में हो गया है 2014 से, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश है। तो हम आपको बता दें, जब कोहिनूर हीरा वापस लेकर आया मलिक काफूर और इसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, तो उसने देखकर ये कहा कि कोहिनूर, ये तो नूर से भरपूर है। इसको देखकर कहा उसने एक चीज़ दी, या एक पत्थर टाइप में हम कहें, एक चमकता हुआ एक स्टार दिया या स्टोन दिया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको देखा तो कहा कोहिनूर, नूर से भरा हुआ एक पत्थर, इसका मतलब है कोहिनूर का, और तभी से इसका नाम आज तक कोहिनूर है। और अलाउद्दीन
खिलजी के बाद से ये खिलजी वंश पे रहेगा, फिर तुगलक वंश पे आएगा और इसके बाद में जो है मुगल एम्पायर में जाएगा और मुगल एम्पायर के बाद इसको अहमद शाह अब्दाली ईरान ले जाएगा और ईरान से फिर जो है ये पंजाब के राजा के पास आएगा और पंजाब के राजा से फिर इसको जो है अंग्रेज हमसे ले जाएंगे और आज भी जो है ये अंग्रेजों के पास है, या मैं कहूँ महारानी विक्टोरिया के सिर के ताज में लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। अब इस कोहिनूर हीरे के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, एक टुकड़े को जो है सर के ताज में लगाया गया है और 2 टुकड़ों को बेल्ट में लगा के म्यूजियम में रख दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले भारत सरकार ने डिमांड की थी ब्रिटेन की महारानी से कि जो कोहिनूर हीरा आपके पास है ये हमारा है, इसको हमें दे दिया जाए, लेकिन इसको कोई क्यों देगा? इतनी कीमती चीज़, अनमोल चीज़। और इतिहासकारों ने कहा है, और जो है मैं इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा इस बात को कि यदि इस कोहिनूर हीरे की कीमत को लगाया जाए तो दुनिया के जितने लोग हैं 7 मिलियन के तकरीबन आबादी है दुनिया के अंदर, तो वो सारी आबादी के लोग 7 दिन तक खाना खा लेंगे, लेकिन इसकी कीमत फिर भी नहीं लगाई जा सकती। मतलब एक छोटा सा अनुमान लगाया है कि यदि पूरी दुनिया 7 दिन तक बैठकर खाना खाए तो भी कोहिनूर हीरे की वैल्यू कम नहीं होगी। ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है अलाउद्दीन खिलजी के जन्म को लेके 66 से 67 में हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जन्म दिल्ली में ही हुआ और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली से बाहर इसका जन्म हुआ। यहाँ से ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। क्वेश्चन इतना जरूर पूछा जा सकता है कि जन्म कब हुआ, तो 67 या 66 ऑप्शन में एक होगा। और इसके टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया। तकरीबन 20 साल तक ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सुल्तान रहता है। क्लियर है बात? इसके विद्वानों की बात की जाए तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को लेकर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलबन के टाइम पीरियड में हमने आपको बताया था कि अमीर खुसरो ने ही गिटार, जिसको हिंदी में सितार नाम से जानते हैं, और तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की मकबरे को लेकर बात की जाए तो दिल्ली में स्थित है। और दूसरा विद्वान है हसन दहलवी। ये इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी पत्नियों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसकी पत्नी है, एक तो मलिकाए जहां, एक है जात्यपाली और एक है कमला देवी और एक है महारू। 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और भी पत्नियां होंगी जिनका उल्लेख किताबों में या इतिहासकारों ने नहीं दिया है और इनसे ही आगे खिलजी वंश चलेगा। अगली वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान को किस लिए किया या क्या उनके पीछे रीज़न रहे। जिसमें से एक कहानी बहुत चलती है या फेमस है जो कि चित्तौड़ के महारानी की है, महारानी पद्मावती की कहानी है, जिसको हम पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं। राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी खूब देखी जाती है जो कि पद्मावत ग्रंथ में लिखी गई थी। 1540 में शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कहानी को लिखा था। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए।